तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52, 53 और 54 को देख लिया था। आर्टिकल 52 में हम लोगों को पता था राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में कार्यपालिका शक्ति थी, कार्यपालिका शक्ति थी, और 54 में हम लोग देख डाले थे निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल 54 में मेरे को कुछ और चीज़ों को ऐड करना था। निर्वाचक मंडल का जो प्रेरणा है वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है निर्वाचक मंडल का प्रेरणा। और निर्वाचक मंडल में हम लोगों ने ये देख डाला था कि पूरे ऑल ओवर इतने एमएलएस और एमपी, मतलब एमएलएस और एमपी को देखेंगे तो हमारे पास कितने एमएलएस थे, इतने एमएलएस थे, और ये 3 बढ़ चुके हैं, प्लस इतने हमारे पास क्या थे, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर थे। और टोटल इतने मेंबर्स जो देखे थे हम लोगों ने 10 लाख से अधिक वोट को क्या करते हैं, देते हैं। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो इतने ही मेंबर्स, मतलब 4899 मेंबर्स ही 10 लाख वोट को देते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। बट कभी कभी होता है क्या चीज, कुछ स्टेट्स के लोकसभा भंग रहती है, कुछ स्टेट्स की लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव आने से पहले क्या होती है, भंग रहती है। तो उस समय देखेंगे तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है एमएलएस का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण निर्वाचक मंडल। ये 1962 में देखा गया था। गुजरात की विधानसभा जब भंग थी तब चुनाव होना था राष्ट्रपति का, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बोल दिया था कि कोई भी अगर राज्य का विधानसभा अगर भंग है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव को रोका नहीं जा सकता, ये पहले ही बोल दिया गया था। अब हम लोग आर्टिकल 55 को देखेंगे तो उसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन की रीति दी है, मैनर्स दिए हैं, इलेक्शन का मैनर्स है। अब इलेक्शन के मैनर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सिंगल ट्रांसफरेबल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट, मतलब यहाँ पर एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, मतलब यहाँ पर अनुपातिक, इसको देखने से पहले हम लोग पहले अनुपातिक मत प्रणाली को देख लेते हैं। यहाँ पर अनुपातिक मत प्रणाली का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि एमएलए हो गए, लोकसभा प्लस राज्यसभा के क्या बोलते हैं मेंबर्स, तो इसमें वोट डालते हैं। बट यहाँ पर देखा जाता है कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, एक एमएलए या एक एमपी के पास उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कितना है, उसी को मतलब देख करके ही क्या करते हैं, उस एमएलए का वोट का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पास वोट वैल्यू इंपॉर्टेंट रखता है। एक एमएलए एक वोट देता है बट उसका वैल्यू कुछ और रहता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पास एमएलए का अगर विधायक का वोट वैल्यू अगर देखें, विधायक का वोट वैल्यू मत मूल्य, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इसके लिए कि स्टेट की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई होता है कितना, तो एमएलए कुल एमएलए, मतलब कुल एमएलए, और इनटू यहाँ पर हो जाता है क्या चीज, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो ये 1000 डिवाइड होता है। तो यहाँ पर राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई एमएलए की कुल संख्या, मतलब निर्वाचित एमएलए की कुल संख्या, और डिवाइडेड बाई कितना, तो यहाँ पर अब बात आती है कि राज्य की कुल जनसंख्या, या फिर यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर एमपीस का मत मूल्य, एमपी का मत मूल्य या सांसद का मत मूल्य अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देश की जनसंख्या, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, कुल एमपी प्लस एमपी मतलब लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स हो गए, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इनटू 1000 करेंगे, मतलब डिवाइड बाई 1000, इसको 1/1000 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात आती है राज्य की जनसंख्या। अब राज्य की जनसंख्या है क्या, तो यहाँ पर जब राष्ट्रपति का चुनाव 1951 में हो रहा था तब उस समय इस जनगणना के आधारित पर काम किया गया था, मतलब इसके बाद। और 1961 और 1971 में अगर हम लोग देखेंगे तो इस जनगणना के अनुसार ही राज्य की जनसंख्या को निर्धारित किया गया था। परंतु 1971 के बाद हम लोग देखेंगे मतलब 1971 का जब जनगणना हुआ था तो इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन कर 1976 को ये बोल दिया था कि अब प्रेसिडेंट का कोई भी इलेक्शन होगा, कब तक, तो यहाँ पर सन 2000 तक अगर प्रेसिडेंट को कोई भी इलेक्शन होगा तो उसकी जनगणना जो होगी वो 1971 की जनगणना के पर आधारित होगी। मतलब 42वां संविधान संशोधन में, जिसको लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं, तो उस समय इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया था कि 1971 की जनगणना के अनुसार ही
सन 2000 तक, मतलब आने वाले 2000 तक ही मतलब जनसंख्या को देखा जाएगा। तो 1971 में हमारी जनसंख्या कुछ 55 करोड़ के आसपास थी, 55 करोड़ के आसपास थी। तो अगर किसी राज्य को देखेंगे तो उस समय उसकी भी जनसंख्या कम होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर राज्य की जनसंख्या, जैसे छत्तीसगढ़ का ही मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के राज्य की जनसंख्या उस समय 90 लाख या फिर 1 लाख 90 ही लाख मान लेते हैं, 90 लाख होगी। और कुल एमएलए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एमएलए 1000 हैं, 900 है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 जीरोस कटेगा। तो मतलब एक विधायक का मत मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा एक विधायक का मत मूल्य। वैसे ही अगर यूपी के लिए देखेंगे तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मत मूल्य जहाँ पर होता है वो किसका होता है, तो यूपी में यूपी के विधायक का विधायक का मत मूल्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें 208 होता है उसका मत मूल्य। यूपी के विधायक का मत मूल्य सबसे ज्यादा होता है 208, मतलब एक विधायक अगर वोट डाल रहा है तो उसकी मत मूल्य वैल्यू क्या होगा, 208 होगा उसका मत मूल्य। वैसे ही अगर हम लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक का देख लें, महाराष्ट्र और कर्नाटक का अगर देखें तो उसमें 176, मतलब एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 176 होता है। अगर हम लोग देश की जनसंख्या के बारे में अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर उस समय देश की जनसंख्या हमारे पास 55 करोड़ या 54 करोड़ के आसपास थी। 55 करोड़ या 54 करोड़ मान लेते हैं, 55 करोड़ 10 करोड़। अब यहाँ पर कुल एमएलएस जो है हमारे पास कितना है, इतना है। और इसको हम लोग 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलता है, इसका जो वैल्यू निकलता है वो 708 और 709 के करीबन निकलता है। मतलब एक एमपी अगर वोट डालेगा तो वो 708 वोट को डाल रहा है। यहाँ पर हम लोग और देखे थे 1971 की जनगणना देखे थे। 44वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि अब आने वाले चुनाव में 2000 तक, सन 2000 तक 1971 का ही क्या करेंगे, जनगणना को लेंगे। फिर 2001 में 84वां संविधान संशोधन आया था 2001 में। उस समय अटल बिहारी ने यह बोल दिया था कि इसी 1971 की जनगणना को ही हम लोग क्या करेंगे, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब 2026 तक के लिए, मतलब आज जो भी चुनाव होती है वो कौन से चुनाव पे होती है, 1971 की जनगणना के अनुसार होता है। और 2001 को ये बोल दिया गया था कि ये 1971 का चुनाव जो है 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तब यहाँ पर हम लोग समझ गए पूरा ऑल टोटल मत मूल्य, मतलब एक विधायक का मत मूल्य हम लोग समझ गए और एक एमएलए का मत मूल्य समझ गए। मतलब एक एमएलए मतलब स्टेट का एमएलए मान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए एक एग्जांपल लिया था। यूपी के लिए अगर हम लोग देखें, यूपी में एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, तो 208 होता है। और कर्नाटक में, यूपी में सबसे ज़्यादा मत मूल्य होता है 208। फिर वैसे ही अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में हम लोगों का विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 108 के करीबन होता है। और ये कुल लोकसभा और राज्यसभा के लिए और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए एक वोट का वैल्यू कितना होता है, 708 होता है। इसको बोलते हैं अनुपातिक मत प्रणाली। अब हम लोग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को देखेंगे तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली को अगर हम लोग देखेंगे तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में ये बोला गया है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 मेंबर्स खड़े हैं, मतलब ए, बी और सी और डी एक मेंबर्स हैं, मतलब राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। ए, बी, सी और डी एक राष्ट्रपति के क्या है, उम्मीदवार हैं। और यहाँ पर उनका प्रेफरेंस जो है, कोई भी एक विधायक आया और उसका प्रेफरेंस दे के चल दिया। मतलब यहाँ पर एक विधायक अगर हम लोग विधायक या एमपीज का मत को अगर हम लोग काउंट करें तो मान लेता हूं कि ए को उसने क्या किया, पहला नंबर दिया है। ए को क्या किया, पहला नंबर दिया है। और बी को मान लेते हैं या सी को मान लेते हैं कि उसने क्या किया, दूसरा नंबर दिया। और डी को अगर देखेंगे तो उसने तीसरा नंबर दिया और बी को अगर देखेंगे तो उसने कौन सा नंबर दिया, 4 नंबर दिया। मतलब एक एमपी को अगर हम लोग देखेंगे तो एक एमपी ए को क्या करता है, एक कोई उम्मीदवार है, ए को पहला प्रेफरेंस देता है, बी को चौथा प्रेफरेंस देता है और सी को किस प्रेफरेंस पे रखता है, ये इस प्रेफरेंस पे रखता है। यहीं पर अगर हम लोग और देखें तो ये सारे एमपीस या एमएलएस करेंगे वोट। अब मान लेता हूं ए के पास हमारे पास मान लेते हैं कि 2 लाख वोट आया, 2 लाख वोट आया। बी के पास हमारे पास कितना वोट आया, तो बी के पास
50,000 वोट आए, 50,000 वोट आए। और सी के पास हमारे मान लेते हैं कि 3 लाख नहीं, मान लेते हैं कि 1.5 लाख वोट आए, 1.5 लाख वोट आए। और डी के पास हम लोग देखेंगे तो कितना वोट आया, मान लेते हैं 1 लाख का वोट आया। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये एमएलए और एमपी कुल टोटल 10 लाख वोट को क्या करते हैं, डालते हैं, 10 लाख वोट डालते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कोटा स्टार्ट हो जाता है एकल संक्रमणीय में। मिनिमम कोटा क्या होता है, तो मिनिमम कोटा जो होता है वो होता है क्या चीज़, कुल वोट डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 + 1 उम्मीदवार की संख्या +1 मतलब 2 और +1 मतलब कुल वोट अगर हम लोग देखेंगे तो 10 लाख होता है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1, मतलब कोई व्यक्ति 5 लाख 1 वोट अगर पा गया, 5 लाख 1 वोट अगर पा गया तो उसको मिनिमम कोटा से पूरा बाहर मान लिया जाएगा, मतलब मिनिमम कोटा उसने पार कर लिया और उसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार मतलब राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से कोई भी एक व्यक्ति मिनिमम कोटा नहीं ला पाया, मिनिमम कोटा यहाँ पर नहीं ला कर पाया। इसमें मैं 4 लाख पे बता रहा हूँ कि ये होगा करके, तो मिनिमम कोटा इसमें कोई नहीं ला पाया। तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो उम्मीदवार वी होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और इसके वोट्स को निकाल करके हम लोग देखेंगे, मतलब ऐसे अगर बोलें कि अगर बी का अगर वोट अब निकालेंगे तो इस 50,000 ने इसको क्या किया है, सिंगल मतलब पहला प्रेफरेंस दिया है। तब हम लोग बी को अगर हम लोग देखेंगे, ए बी सी और डी को अगर हम लोग देखेंगे तो 50,000 व्यक्ति ने इसको क्या किया है, सिंगल प्रेफरेंस दिया है, मतलब पहला प्रेफरेंस दिया है। हो सकता है उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस इसको दे, तीसरा प्रेफरेंस इसको दे और चौथा प्रेफरेंस इसको दे। तब ये सिंगल प्रेफरेंस वाला खत्म हो जाएगा और ए वाले को हम लोग क्या मानेंगे, पहला प्रेफरेंस मानेंगे, और इसको हम लोग दूसरा प्रेफरेंस मानेंगे और इसको तीसरा प्रेफरेंस मानेंगे। तो उसी अनुपात में हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी सी में हम लोग उसके वोट्स को क्या कर देंगे, बांट देंगे। देन आफ्टर हो सकता है कि ए जो होगा 5 लाख वोट्स को क्या कर दे, पार कर दे, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो हर बार देखा गया है कि पहले मतगणना में ही, क्या पहले चरण के मतगणना में ही राष्ट्रपति का उम्मीदवार मिनिमम कोटा को पार कर लेता है, मतलब 5 लाख वोट पा लेता है। बट एक ऐसा समय आया था 1969 में जब वीवी गिरी के लिए सेकंड मतगणना करनी पड़ी थी। जब ये नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी का चुनाव हुआ था, तब यहाँ पर वीवी गिरी जब जीते थे तो यहाँ पर सेकंड क्या बोलते हैं वो मतगणना करनी पड़ी थी, सेकेंड बार मतगणना करनी पड़ी थी, मतलब लास्ट वाले को हटा करके उसके सबको वोट्स को। वैसे ही अगर हम लोग फिर ना कर पाए तो तीसरा वाला मतगणना का चरण चलेगा, तीसरा चरण चलेगा। तो हम लोग देख डाले कि वीवी गिरी के टाइम 1969 में द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, जिसमें नीलम संजीवा रेड्डी लगभग 4 लाख के वोट आसपास वोट पाए थे, और वीवी गिरी जो है 5.1 या 2 वोट 5.1 या 2 एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इतने लाख वोट पाए थे। उस समय ही ये सुप्रीम कोर्ट में नीलम संजीवा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये मतगणना जो है वो गलत हुआ है। तो इसी कारण से इसके राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद जो था सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, और उस समय पहले ये राष्ट्रपति थे जिसने सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने के लिए आए थे। मतलब ये वीवी गिरी क्या है, पहले राष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुए थे, गवाही देने के लिए आए थे। और वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके लिए द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। आई होप आप लोगों को आर्टिकल 55 पूरे तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 55 के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।